ट्यून इंडिया रेडियो के सभी सुनने वालों को राजेश ठाकुर का प्यार भरा नमस्कार और रेडियो क्लासिक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा ये शो होता है, हम कुछ पुरानी गलियों में आपको लिए चलते हैं, खुद भी जाते हैं और आपको भी ले जाते हैं। अब उन गलियों में हमें क्या मिलता है, उन मिली हुई चीज़ों से हम आपका दिल बहलाते हैं और आपके लिए कभी कभी पीछे मुड़ के थोड़ा देख लेते हैं। और मेरा अपना मानना है कि जब कभी भी हम पीछे मुड़ के जाते हैं, उन गलियों में जाते हैं, जैसे कभी कभी ना जो पौधा होता है ना, उसकी जड़ों में पानी दिया जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जड़ों में भी पानी पड़ता है। कुछ भूले हुए किस्से, भूली हुई यादें, भूले हुए चेहरे और उनके साथ बिताया वक्त एक एक नई स्फूर्ति शक्ति जो है हमें देता है। तो आज भी हम रेडियो क्लासिक में एक पुरानी गली में आपको लिए चल रहे हैं। अब पुरानी गली में हमें क्या मिला है? हमें मिला है एक ऐसा फिल्म मेकर। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का वैसे तो लंबा चौड़ा इतिहास है, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में जब हम नए नए यहाँ पे आए थे ऑस्ट्रेलिया में, तो बॉलीवुड को जो लोग ज़्यादा नहीं जानते थे, उनका ये मानना था कि बड़ी मसाला फिल्में होती है। गाने वाने होते उसमें, हीरो हीरोइन जो है वो पेड़ के आंसू चारों तरफ चक्कर वक्कर लगाते हैं, इमोशनल ड्रामा होता है, प्यार मोहब्बत होता है, एक एक तरीके से मसाला फिल्में मानी जाती है। हालांकि सच्चाई ये नहीं है, बॉलीवुड में मसाला फिल्में नहीं बनती है, बहुत कुछ बनता है, लेकिन जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, ये कहाँ से आया, कब बना, कौन इसके पीछे है, ये तो शायद कहीं पे किसी पर्टिकुलर बिंदु पे उंगली रखना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक ऐसा फिल्म मेकर है जिसने एक नया ट्रेंड शुरू किया था। उस फिल्म मेकर का नाम है नासिर हुसैन। हम और आप शायद उनके बारे में नहीं जानते, नाम भी नहीं सुना होगा, हल्का फुल्का कहीं याद होगा कि पता नहीं कौन है। लेकिन जो फिल्में आज हम देखते हैं ना, एक तरीके से जब नासिर हुसैन ने फिल्में बनानी शुरू की थी तो 60s में, 50s में, लेकिन उनके ज़माने में क्या हुआ करता था कि उससे पहले हिंदी सिनेमा थोड़ा अलग था। सीधी सादी फिल्में होती थी, हीरो जो था बड़ा आदर्शवादी, सीधा सादा, सच बोलने वाला, सीधी राह चलने वाला, और ज़्यादातर समाज में जो बुराइयां थी वो दिखाई जाती थी। भूख कितनी है, गरीबी कितनी है, और सामाजिक बुराइयों पे ज़्यादातर उस ज़माने में सीधी सादी फिल्में बना करती थी। ऐसे में एक फिल्म मेकर आया जिसका दुनिया को देखने का नज़रिया ही कुछ और था। उनकी फिल्मों में ज़रूरी नहीं है कि हीरो जो है वो बहुत कोई अमीर दिखाया गया है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव होते रहते थे। लेकिन उसका जो नज़रिया था ज़िंदगी को देखने का, वो ये था कि यारो, ज़िंदगी इतनी भी बुरी नहीं है, इसमें भी कुछ अच्छा होता है। आप तो मुस्कुरा भी सकते हैं, हंसगा भी सकते हैं, मजाक भी कर सकते हैं, तो ज़िंदगी में तो उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। ऐसे उनकी फिल्मों का नज़रिया था। ऐसी कमाल की उन्होंने फिल्में दी है। और मेरे हिसाब से में भी शायद ऐसा कोई, मुझे याद नहीं पड़ता है, ऐसा कोई डायरेक्टर है। इनकी जब फिल्में आती थी तो हीरो और हीरोइन की तस्वीर के साथ नासिर हुसैन की तस्वीर भी उस पर होती थी। ऐसे कमाल के ये एक फिल्म मेकर थे। और आज हम आपको लिए चल रहे हैं पुरानी गलियों में और सेलिब्रेट करेंगे नासिर हुसैन के सिनेमा को। किस तरीके की फिल्में इन्होंने बनाई, या क्यों इन्होंने इस तरीके की फिल्में बनाई, कौन है, क्या है, इनकी जिंदगी की किताब के पन्नों को आज हम खोलेंगे और जानेंगे कि नासिर हुसैन कौन है। इस गीत से शायद शम्मी कपूर तो हमें याद होगा, आशा पारेख तो शायद हमें याद होगी, लेकिन इस फिल्म के पीछे कौन थे? आइए आज हम नासिर हुसैन के सिनेमा की बात करते हैं।
आजा 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 मैं हूँ प्यार तेरा अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा ओ आजा 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 तुम पे हजारों की आंखें चाहिए तुमको सहारा पलकों में आओ छुपा लूं नाजुक तन है तुम्हारा आजा 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 मैं हूँ प्यार तेरा अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा ओ आजा 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 रखना था दिल पे हमारे हाथ छुड़ा के चली हो जी हाँ जरा ये भी कहिए आग लगा के जली हो आजा 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 मैं हूँ प्यार तेरा अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा आजा 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 हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अगर हम कंप्लीट फिल्म मेकर की बात करते हैं तो बड़े कम ऐसे फिल्म डायरेक्टर है जो कि बहुत अच्छी कहानी भी लिखते थे, बहुत अच्छी डायरेक्शन भी देते थे, संगीत का उनका बड़ा अच्छा नज़रिया था, बड़ी अच्छी समझ थी और संगीत उनकी फिल्मों का एक बहुत अहम हिस्सा भी हुआ करता था। नासिर हुसैन साहब एक ऐसे ही फिल्म मेकर है, आप इनकी जो मर्जी फिल्म उठा लें, संगीत जो है इनकी फिल्मों ने एक से बढ़कर एक है। और मेरा अपना मानना है कि जो इनकी कहानियाँ थी, अब थोड़ी देर में जब इनकी फिल्मों की बातचीत करूंगा तो कहानियों में वो ज़्यादा उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता था,
उनका इंटरेस्ट होता था कैरेक्टर कैसे हैं, अच्छे दिखने चाहिए, गाने होने चाहिए, अलग अलग सीक्वेंस होनी चाहिए, जिसको लेके इन्होंने बड़ा काम किया और लोगों ने बड़ा ज़्यादा पसंद भी किया। इनकी फिल्मों का एक अपना अलग ही तरीका था, संगीत बड़ा ज़बरदस्त होता था, बैकग्राउंड जो था उस ज़माने में जब इन्होंने फिल्में बनानी शुरू की तो समाज की मेरे हिसाब से कोई एक तरफा ही तस्वीर दिखाई जाती थी। उस ज़माने में दिलीप कुमार साहब ज़्यादातर ऐसी फिल्में करते थे जो गांव का कोई किसान आदमी है, गोपी हो गई, या फिर अपना राजपूत साहब ने भी बहुत सारी ऐसी फिल्में की। इवन देवानंद साहब की इमेज भी इनकी फिल्मों में आने से पहले कुछ और ही हुआ करती थी, लेकिन इन्होंने समाज का जो दूसरा चेहरा था जो फिल्मों में बड़ा कम देखने को मिलता था वो चेहरा लेके आए। इनकी फिल्मों का जो हीरो था वो वेस्टर्न कपड़े भी पहनता था, वो अंग्रेजी भी बोलता था, बड़ी अच्छी हिंदी भी बोलता था, उर्दू भी बोलता था। वो जो एक क्लब कल्चर उस ज़माने में सिटीज़ में हुआ करता था, फिल्मों में बड़ा कम देखने को मिलता था। ये सारी चीज़ें उसमें लेके आए। हंसी मजाक, रोम कॉम हम आजकल बातचीत करते हैं, रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों की बातचीत करते हैं। कहाँ से ये फिल्में आई है, खैर इसके बारे में अगेन कोई पर्टिकुलर फिल्म तो नहीं होगी शायद जिस पे आप उंगली रखें कि यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शुरू होती है, अब कहाँ से शुरू हुई है इसके बारे में पता नहीं, बस शुरू हो गई है। लेकिन हिंदी फिल्मों में अगर हम रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों की बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका बहुत सारा श्रेय जो है वो जाता है नासिर हुसैन साहब को। इनकी फिल्मों में रोमांस होता था, कॉमेडी होती थी, हीरो था, उछलता था, कूदता था, नाचता था, गाता था, हंसाता था, और हीरोइन भी काफ़ी अलग हटके हुआ करती थी। तो ये एक तरीके से हमारी फिल्मों में रोमांटिक कॉमेडी, रोम कॉम की अगर हम बातचीत करें, और साथ में संगीत इनका बड़ा ज़बरदस्त होता था। तो इन सारी चीज़ों पर इनकी ज़्यादातर फिल्मों में हमें बड़ा आनंद और बड़ा मनोरंजन मिलता था। यही नहीं, ये बड़े एक इमोशनल आई थिंक कहीं ना कहीं इंसान भी रहे होंगे। वो इसलिए क्योंकि अगर इनकी पूरी फिल्मों की तरफ मैं एक नज़र दौड़ाता हूँ तो जिन लोगों के साथ इन्होंने काम किया उनका हाथ कभी नहीं छोड़ा। हमारी फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस है जिनको ये लेके आए थे, आशा पारेख उनका नाम है, और ज़्यादातर फिल्मों में आशा पारेख ने काम किया है। हालांकि आशा पारेख और इनके कुछ रोमांटिक, कुछ नहीं, उनका रोमांस भी रहा था, उसके बारे में थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। देवानंद साहब, इनका करियर जो था, जिन देवानंद को आज हम जानते हैं, एक्चुअल में शुरुआत उनकी नासिर हुसैन साहब की फिल्मों से हुई है। उससे पहले जो फिल्में थी डिफरेंट थी, लेकिन नासिर हुसैन ने उनकी कंप्लीटली पर्सनैलिटी ही चेंज कर दी थी। शम्मी कपूर, जिनका पूरा का पूरा फिल्मी कैरियर और उसमें एक यू टर्न लिया था जब उन्होंने नासिर हुसैन साहब के साथ फिल्में करनी शुरू की थी। आर.डी. बर्मन साहब, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े ही कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर। शुरुआत लगभग, और यूं कहिए शुरुआत क्या, ज़्यादातर फिल्मों में तीसरी मंजिल में पहली बार आर.डी. बर्मन और नासिर हुसैन साहब ने काम किया था, और उसके बाद नासिर हुसैन ने सारी फिल्मों में आर.डी. बर्मन से ही संगीत करवाया था। वही एक और लिरिसिस्ट है मजरू सुल्तानपुरी, इनका हाथ भी इन्होंने कभी नहीं छोड़ा। एक बार पकड़ा तो पूरी जिंदगी, एक्सेप्शन एक या दो फिल्मों को छोड़ के मजरू सुल्तानपुरी ने ही सारे के सारे इनके गाने लिखे। यही नहीं बल्कि एक और बहुत बड़े सुपरस्टार जिन्हें हम राजेश खन्ना के नाम से जानते हैं, उनकी पहली फिल्म नासिर हुसैन साहब की थी। ऋषि कपूर को उन्होंने बड़ी कमाल की 2-3 फिल्में की। प्राण साहब को अक्सर ये अपनी फिल्मों में लेते थे, ज़्यादातर फिल्मों में इनके जो विलन थे वो प्राण साहब थे। दोस्तों, ये नासिर हुसैन कौन है, कहाँ से आए, क्यों इनको फिल्मों का शौक पड़ा, और क्यों इन्होंने ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो कि कंप्लीटली हट के थी, तो इसके लिए जाना पड़ेगा हमें भोपाल, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए।
सभी हंसी सभी जवान, कहाँ पे दिल को हारिए, सभी है दिल की महिमा, किसे किसे पुकारिए, किसे किसे पुकारिए। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए, जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। दीवाने हम थे चाह के तो बेकरार हो लिए, के दूर की निगाह के गुनाहगार हो लिए, गुनाहगार हो लिए। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए, जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। तीन फरवरी 1931 को भोपाल में नासिर हुसैन का जन्म हुआ था। जफर हुसैन खान इनके पिता का नाम और इनकी माता का नाम था अमाना। अच्छा, परिवार में 5 बच्चे थे और इनका था नंबर 4। और भोपाल में कैसे आना हुआ ज़रा थोड़ा सा पीछे आपको लिए चलता हूँ। इनके पिता एक्चुअल में उनका जन्म हुआ था लखनऊ के पास एक छोटा सा शहर है शाहपुर, वहाँ पे जन्म हुआ था। और इनकी माँ जो थी वो भोपाल से थी। शादी के बाद जब ये लोग शाहपुर में रहते थे तो कहीं ना कहीं, क्योंकि भोपाल बहुत बड़ा शहर है, इनकी माँ को ऐसा लगता था कि बड़े छोटे शहर में आ गए हैं। और इनके पिता पेशे से टीचर थे, अध्यापक थे। तो अल्टीमेटली डिसाइड ये हुआ कि हम लोग भोपाल मूव हो जाएंगे। भोपाल मूव हुए जहाँ पे नासिर हुसैन का जन्म हुआ। वहीं पे ही इनके पिता अलेक्जेंड्रा स्कूल में पढ़ाते थे और उसी स्कूल से नासिर ने भी अपनी शुरुआत की। अच्छा, नासिर जो थे वो बचपन से बड़े जो बच्चे होते ना, शरारती थे, या यूं कि दुष्ट थे दुष्ट थे वो। उनका ध्यान जो था वो थोड़ा अलग हटके था, अलग हटके इन वे कि काफ़ी शरारतें वारतें भी करते थे। एंड फिल्मों में उनका बड़ा जो था वो शौक हो गया था बचपन से ही। और उनके जो पिता थे, क्योंकि बड़ा वो एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली थी, तो वहाँ पे फिल्मों को ठीक तरीके से नहीं देखा जाता था। जब पता चला कि बेटे को जो है वो फिल्मों का शौक है, कहानियाँ किताबें पढ़ने का, लिटरेचर का शौक है, तो पिता को लगा कि यार ये क्या हो गया। हम तो चाहते हैं हमारा बेटा पढ़ लिख के बड़ा बने, अच्छा अध्यापक बने, स्कूल में पढ़ाए, यूनिवर्सिटी में पढ़ाए। ये जनाब तो चल रहे हैं कि हमें तो ये फिल्में बनानी है। और बंदा सुनने को तैयार नहीं था। अच्छा, ऐसे में क्या हुआ कि इनकी पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि यार इसको हम ज़रा अपने एक बुज़ुर्ग है घर के, उनके पास ले जाते हैं, उनसे पूछते हैं, राय लेते हैं कि ये हमारा बेटा कुछ अलग दिशा में जा रही हैं। अच्छा, घर के जो बुज़ुर्ग थे, कौन थे? वो थे एक्चुअल में जो नासिर हुसैन की ग्रैंड मदर है, वो बहन थी मौलाना आज़ाद की। मौलाना आज़ाद एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन उस ज़माने में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में मिनिस्टर हुआ करते थे। तो उनके घर पे उनको ले गए और बोला कि देखिए हमारा बेटा जो है वो फिल्मों में जाना चाहता है। खूब सारी उनको स्टोरी सुनाई, वो आराम से सुनते रहे। और अंत में उन्होंने कहा कि अगर ये फिल्मों में जाना चाहता है तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है। इंसान को वो चीज़ें करनी चाहिए जो उन्हें अच्छी लगती है। कोई अच्छा बुरा काम नहीं होता, इसका अगर ध्यान है उस तरफ तो जाने दो उसे। तो परिवार को तो बड़ा अजीब लगा कि यार हम तो राय लेने यहाँ पे आए थे और देखिए ये तो हमें बता रहे हैं कि फिल्मों में जाना है तो चले जाएं। अनफॉर्चुनेटली ये टीनेजर ही थे जब इनके पिता का देहांत हुआ था। और इस बीच इन्होंने अपनी स्कूलिंग करके ये ग्रेजुएशन के लिए लखनऊ आ गए। और लखनऊ में आए तो ज़िंदगी ने एक अगला और चैप्टर लिया।
न बोलो मुख से गोरी चूड़ी तुम्हारी बोले, यही बत्तियां सुन सुन के जिया मेरा डोले। नी सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया, बलम बबुआ बेदर्दी सावन आया जा, बलम बबुआ बेदर्दी सावन आया जा। मिल जाए मुझे सैया जब तेरी मैया, फिर घनी छैया मैं मचल के गाऊं, सुन जा करूं कहना, तब मिले चैना, तब हंसे नैना, जब तुझे मैं पाऊं। पिया मोरा जिया तुझे से लागा, जी कोई कैसे यही बता जा। बलम बबुआ बेदर्दी सावन आया जा, सावन आया जा, सावन आया जा। नी सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया, अरे हाय रे हरी हरी छाया। बोलो न बोलो मुख से गोरी चूड़ी तुम्हारी बोले, यही बत्तियां सुन सुन के जिया मेरा डोले। ए नी सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया, बलम बबुआ बेदर्दी सावन आया जा, सावन आया जा, सावन आया। नी सुल्ताना रे, नी सुल्ताना रे, नी सुल्ताना रे। नासिर हुसैन साहब की फिल्मों की दुनिया में दोस्तों आज हम आपको लिए घूम रहे हैं और उनकी फिल्में कहाँ से बनी, क्यों बनी, क्या हुआ और इनकी ज़िंदगी की किताब के जब पन्नों को हम पलट रहे हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी मज़े मज़े की बातें और चीज़ें हमें दिखाई भी दे रही हैं और बढ़िया बढ़िया गाने हमको सुनाई भी दे रहे हैं। नासिर हुसैन साहब लखनऊ मूव हुए अपना बैचलर ऑफ आर्ट्स करने के लिए, बीए की डिग्री के लिए, और उस ज़माने में कॉलेज में लिटरेचर में इनका बड़ा इंटरेस्ट था तो खूब सारी इन्होंने किताबें पढ़ी। फिर धीरे धीरे इन्होंने लिखना भी शुरू किया, छोटे मोटे ड्रामे, छोटी मोटी कहानियाँ लिखनी शुरू की, कुछ रेडियो प्लेज में इन्होंने हिस्सा भी लिया। और उस ज़माने में उर्दू की एक मैगज़ीन लखनऊ में छपा करती थी जिसका नाम था आजकल। इन्होंने एक कहानी उस पर्टिकुलर मैगज़ीन के लिए लिखी, शॉर्ट स्टोरी थी और जिसके लिए इन्हें फर्स्ट प्राइज़ भी मिला। और एक तरीके से जो इनकरेजमेंट मिलती है कभी कभी जब प्राइज़ मिलते हैं ना इंसानों को, तो लगता है कि यार हमने भी कुछ किया है, अचीव किया है। और यहाँ से इनका इंटरेस्ट थोड़ा और बढ़ा और इन्होंने लिखना शुरू किया। और कहीं ना कहीं लिखते लिखते इनके जहन में ये भी था कि यार ये जो मेरी कहानी मैंने लिखी है, अगर ये बड़े पर्दे पे फिल्माई जाए तो कैसी लगेगी। वो एक छुपा हुआ जो फिल्म प्रोड्यूसर, मेकर, राइटर, डायरेक्टर इनके अंदर था, कहीं ना कहीं वो अब धीरे धीरे उसने जागना शुरू किया था। हालांकि ग्रेजुएशन करने के बाद 1 साल तक इन्होंने एज ए सेक्रेटरी वहाँ पे काम किया, बट अल्टीमेटली आई थिंक जो इनका सपना था कि मुंबई जाऊँगा, और मुंबई सपनों की नगरी है, एक ऐसी नगरी है जहाँ से उस ज़माने में फिल्में बना करती थी, फिल्मों में इंटरेस्ट इनका बहुत ज़्यादा था, तो लखनऊ में तो वो होने वाला नहीं था। एंड अल्टीमेटली एक दिन उन्होंने डिसाइड क्या किया, ऑलमोस्ट भाग लिए वहाँ से
और पहुंच गए मुंबई। मुंबई में पहुंच के क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूं, पहले आप सुनिए ये गीत। छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, ओ छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। मैं चली अब खूब छेड़ो प्यार के अफसाने, कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने। मैं चली अब खूब छेड़ो प्यार के अफसाने, कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने। जरा सुनना जाने तमन्ना, ओ जरा सुनना जाने तमन्ना, इतना तो सोचिए मौसम सुहाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। हो हा 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 हो हा हा हा। हो यूं न देखो जाग जाए प्यार की अंगड़ाई, ये रास्ता ये तन्हाई, लो दिल ने ठोकर खाई। यही दिन है मस्ती के सिन है, यही दिन है मस्ती के सिन है, किसको ये होश है अपना बेगाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। ये बहारें ये फुवारे ये बरसता सावन, थर थर कांपे हैं तन मन, मेरे बैया धर लो साजन। ये बहारें ये फुवारे ये बरसता सावन, थर थर कांपे हैं तन मन, मेरे बैया धर लो साजन। अजियाना दिल में समाना, अजियाना दिल में समाना, एक दिल एक जान है हम तुम जमाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। नासिर हुसैन साहब जिन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, जो उनकी कमाल की फिल्में हैं, जिसमें उनको लिखी भी डायरेक्ट भी किया है, शुरुआत उनकी वैसी फिल्मों से नहीं थी क्योंकि वो ज़माना कुछ और था। मुंबई जब ये पहुंचे तो लकीली अक्सर हम ज़्यादातर जब भी किसी फिल्म एक्टर की, डायरेक्टर की या फिल्मों से जुड़े लोगों की बात करते हैं, जो मुंबई पहुंचते तो उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस और फिल्म मेकर ये बताते हैं कि हम सड़कों पे भी सोए हैं, हमने बड़ी वहाँ पे मुश्किल रातें बिताई हैं। लेकिन लकीली नासिर हुसैन साहब की खाला की सिस्टर वहाँ पे रहती थी
और बांद्रा में उनका अपना बड़ा अच्छा घर था और काफ़ी खाते पीते परिवार से थे, तो जाते ही उन्हें रहने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन कुछ समय बाद फिल्म स्टूडियो में आते जाते दोस्ती वोस्ती होगी और फिर वो अल्टीमेटली वहाँ से मूव होके अपने दोस्तों के साथ उन्होंने रहना शुरू किया। इनिशियली उन्होंने उस ज़माने के एक बहुत ही जाने माने फिल्म मेकर थे AR कादर साहब, उनके साथ काम करना शुरू किया और वो फिल्मिस्तान के लिए काम करते थे। जब नए नए आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं तो जो आप करना चाहते हैं एक्चुअल में वो आपको उतनी ज़्यादा आज़ादी नहीं मिलती है। आपको वही करना पड़ता है जैसा बोला जाता है। तो इनिशियली जो भी इन्होंने फिल्में लिखी उनमें जो जो जिन्हें हम जानते हैं वो नहीं है। फॉर एग्जांपल इन्होंने 1949 में चांदनी रात, 1949 में शबनम, और उसके बाद शबिस्तान, फिर शर्त, और जो बहुत बड़ी हिट फिल्म हुई थी, इनकी पहली हिट फिल्म थी, वो थी 1953 में, एक हिस्टोरिकल फिल्म का नाम था अनारकली। बहुत ही उस फिल्म को पसंद किया गया, लेकिन जैसा हम इनको जानते हैं वैसा वो नहीं था। तो AR कादर साहब के साथ इन्होंने काम किया, लेकिन कोई जो सक्सेस मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। इस बीच इनकी दोस्ती हुई थी सुबोध मुखर्जी के साथ। बड़े वो कमाल के फिल्म मेकर थे और एक उनका अपना बैनर था फिल्मिस्तान के लिए, वो सभी लोग काम किया करते थे। और फिल्मिस्तान जो था वो बॉम्बे टॉकीज़ का एक हिस्सा हुआ करता था, अलग वहाँ से हुआ था। और कहीं ना कहीं सुबोध को ऐसा लगता था कि नासिर की राइटिंग जो है बड़ी कमाल की है, लेकिन इनको आज़ादी नहीं मिल रही है। तो उन्होंने उसे हायर किया, कहा कि चलिए आप अपने हिसाब से बढ़िया सी कोई स्क्रिप्ट लिखें। और स्क्रिप्ट क्या लिखी उन्होंने? स्क्रिप्ट लिखी मुनीम जी, एक अपने ज़माने की बहुत ही बड़ी हिट फिल्म है। और यूं कहिए कि बिल्कुल देवानंद साहब का, जिन देवानंद को आज हम जानते हैं, कहीं ना कहीं उनकी शुरुआत शायद मुनीम जी से हुई थी। उससे पहले जो वो काम धाम करते थे वो कम्प्लीटली डिफरेंट था। लेकिन ये जो हीरोइन को रोमांटिक गानों से रिझाना हो, थोड़ा हंसी मजाक करना हो, तो वो सब कुछ उनको मुनीम जी में करने को मिला। इसके बाद एक और फिल्म इन्होंने उन्हीं के साथ की, उसका नाम था पेइंग गेस्ट। और जिन देवानंद साहब को आज हम जानते हैं, एक्चुअल में मुनीम जी और पेइंग गेस्ट उनकी ज़िंदगी की वो दो बहुत बड़ी फिल्में हैं। और यहीं से नासिर हुसैन साहब जिन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, उन फिल्मों की शुरुआत हुई है। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं। यारों का चलन है गुलामी, देते हैं हसीनों को सलामी। यारों का चलन है गुलामी, देते हैं हसीनों को सलामी। गुस्सा न कीजिए, जाने भी दीजिए, बंदगी तो लीजिए साहब। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं। टूटा फूटा दिल ये हमारा, जैसा भी है अब है तुम्हारा। टूटा फूटा दिल ये हमारा, जैसा भी है अब है तुम्हारा। इधर देखिए, नजर फेंकिए, दिल लगी न कीजिए साहब।
माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं। माशा अल्लाह कहना तो माना, बन गया बिगड़ा जमाना। माशा अल्लाह कहना तो माना, बन गया बिगड़ा जमाना। तुमको हंसा दिया, प्यार सिखा दिया, तुमको हंसा दिया, प्यार सिखा दिया। शुक्रिया तो कीजिए साहब, माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा। 1955 में ये फिल्म बनी थी मुनीम जी, जो कि एक अपने आप में बड़ा टर्निंग पॉइंट है बहुत सारे लोगों के लिए। इस फिल्म के एक्टर देवानंद साहब के लिए ये उनकी लाइफ का एक बड़ा चेंजिंग मोमेंट रहा है। उसके बाद यहाँ से देवानंद साहब का जो फिल्म पे पर्सोना है कंप्लीटली बदल गया था। अच्छा, अपने नासिर हुसैन साहब भी, इनकी जो राइटिंग थी बड़ा खुल के इनको लिखने का मौका मिला, और जिन फिल्मों के लिए आज हम उन्हें जानते हैं उसकी शुरुआत वहाँ से हुई। एक बहुत बड़ा एक और पड़ाव नासिर हुसैन की ज़िंदगी में इस फिल्म के ज़रिए भी आया था। इस फिल्म के सेट पर इस फिल्म की असिस्टेंट कोरियोग्राफर जिनका नाम था मार्गरेट फ्रांसिस लुइस, उनसे उनकी आंख लड़ी। अब आंख लड़ी तो फिर वो प्यार में कन्वर्ट हुआ, और प्यार फिर शादी में बदला, और शादी के बाद इनका नाम रखा गया आयशा खान। इनके 2 बच्चे भी इनसे हुए हैं, मंसूर खान और नुजत खान। अच्छा, अभी मुनीम जी और पेइंग गेस्ट की सफलता के बाद एक जाना माना नाम नासिर हुसैन साहब हो गए फिल्म इंडस्ट्री में। अगली इन्होंने कहानी लिखी, और एज़ यूजुअल जब कोई राइटर कहानी लिखता है तो वो प्रोड्यूसर्स के पास ले जाता है। शशिधर मुखर्जी जो कि इनके मेन प्रोड्यूसर थे, और दोनों फिल्में इनकी पेइंग गेस्ट और मुनीम जी डायरेक्ट की थी उनके छोटे भाई सुबोध मुखर्जी ने। तो ये बड़े भाई जी के पास चले गए कि भाई देखिए, मैंने एक और बड़ी कमाल की फिल्म, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म लिखी है और आप ज़रा कहानी सुनिए। तो बड़े भाई साहब शशिधर मुखर्जी ने कहानी को सुना कि यार कहानी तो बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी बनी है, तो वैसा करो कि हमारे छोटे भाई साहब सुबोध मुखर्जी को ये कहानी सुनाओ और इस पर फिल्म बनाते हैं। तो नासिर हुसैन साहब ने कहा कि सर ये फिल्म मैं खुद डायरेक्ट करना चाहता हूँ। जहाँ तक मुखर्जी का सवाल था, वो उनकी काबिलियत पे कभी उन्हें कोई शक नहीं था। उन्होंने कहा ठीक है, आप बनाना चाहते हो तो बनाइए, तो बताइए अब इसमें हीरो किसे लेंगे आप। उस ज़माने में ऑब्वियसली बातचीत हो रही कि देवानंद साहब या आसपास के कोई है, तो कह रहे कि नहीं मुझे कोई नया हीरो चाहिए। कहते कौन हीरो चाहिए आपको? कहते मुझे हीरो चाहिए शम्मी कपूर। तो एस मुखर्जी साहब थोड़ा सा सोच में पड़ गए कि शम्मी कपूर को आप हीरो लेंगे। अच्छा, शम्मी कपूर की इमेज इससे पहले कुछ और ही थी। उन्होंने जो भी फिल्में की थी वो कम्प्लीटली डिफरेंट हटके थी। उनका मूछे वूछे हुआ करती थी और लंबे लंबे बाल हुआ करते थे, और वो राजा महाराजा की फिल्में किया करते थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जिस तरीके से उन्हें प्रेजेंट करूँगा कम्प्लीटली डिफरेंट रहेगा, लेकिन मुझे जो है वो शम्मी कपूर चाहिए। और हीरोइन की बात हुई तो कहीं ना कहीं नासिर हुसैन साहब ने किसी एक लड़की का पहले एक स्टूडियो में जब आते हैं ना, तो उनका वो टेस्ट लिया जाता है, स्क्रीन टेस्ट देखा था, रिकमेंड किया उसको, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं यार, आप हमारी फिल्म में जो मेन हमारे स्टूडियो के हीरोइन है वही रहेगी, लेकिन आप हीरो को बदल सकते हैं। एनीवे, फिल्म बनी तुम सा नहीं देखा, और डायरेक्ट इन्होंने खुद इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी, खुद ही इस फिल्म का उन्होंने डायरेक्शन दी, और ये फिल्म जो थी बॉक्स ऑफिस पे बड़ी ज़बरदस्त हिट रही। इस फिल्म ने शम्मी कपूर को दुनिया के सामने लाया। रोम कॉम जिस फिल्मों की हम बातचीत करते हैं, रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों की बातचीत करते हैं, वो दुनिया के सामने आई। और संगीत क्या था, कमाल का संगीत था, एक से बढ़कर एक गाने उस फिल्म के थे। और यहाँ से नासिर हुसैन ने अपने तरह से अपनी पसंद की, और जो वो करना चाहते थे फिल्मों में वो करना शुरू किया। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा।
हो तुम सा नहीं देखा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। उफ ये नजर, उफ ये अदा, उफ ये नजर, उफ ये अदा, कौन न अब होगा फिदा। जुल्फ है या बदलियां, आंखें हैं या बिजलियां, जाने किस किस की आएगी कज़ा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, आहा, तुम सा नहीं देखा। भी हंसी रुत भी हंसी, आज ये दिल बस में नहीं। तुम भी हंसी रुत भी हंसी, आज ये दिल बस में नहीं। रास्ते खामोश हैं, धड़कने मदहोश हैं, पिए बिन आज हमें चढ़ा है नशा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। तुम न अगर बोलोगे सनम, तुम न अगर बोलोगे सनम, मर तो नहीं जाएंगे हम। क्या परी या हूर हो, इतने क्यों मगरूर हो, मान के तो देखो कभी किसी का कहा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। ओपी नैयर साहब का संगीत था। शम्मी कपूर एक बहुत बड़े एक्टर के रूप में, और बड़ी कमाल की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे चली, लोगों ने इसे बड़ा पसंद किया। जिंदगी किस तरीके से चलती है, उतार चढ़ाव इसमें आते रहते हैं। प्रोफेशनली बहुत सारे बदलाव भी होते हैं। जिस तरीके से बॉम्बे टॉकी से फिल्मिस्तान बना था, वैसे ही कुछ प्रोफेशनल तरीके से ये फिल्मिस्तान भी बन गया, और एस मुखर्जी ने अपना नया बैनर बनाया फिल्मालय। और उसके लिए जो पहली फिल्म थी, एक बार फिर नासिर हुसैन साहब, जिन्होंने बड़ी कमाल की फिल्म दी थी, कहा कि आप अगली फिल्म भी हमारे लिए लिखे, हमारे लिए बनाएं, और फिल्म आई दिल दे के देखो। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि ऑब्वियसली हीरो तो शम्मी कपूर साहब थे, और हीरोइन की जब बातचीत आई तो पहली जो फिल्म बनी थी वो बनी थी फिल्मिस्तान की, और फिल्मिस्तान की जो एक्ट्रेस थी उन्हें ही उस फिल्म में लिया गया था। लेकिन यहाँ पे अभी इनको ये मौका मिल गया कि यार अमिता तो रहेगी, अब अमिता था उन एक्ट्रेस का नाम वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम कोई नई एक्ट्रेस को लेंगे। और फिर उन्हें याद आया वो एक पहले पुराना कभी इन्होंने स्क्रीन टेस्ट देखा था, एक लड़की का 18-19 साल की एक लड़की थी, कि हम उस लड़की को लेंगे। अच्छा, क्या हुआ कि यहाँ पे जो मुखर्जी साहब थे उनको भी एक और लड़की पसंद आई हुई थी कि नहीं, हमें तो ये वाली लड़की पसंद है यार। तो ये डिसाइड हुआ कि हम दोनों ही एक्ट्रेस का स्क्रीन टेस्ट लेते हैं, और स्क्रीन टेस्ट के बाद ये देखा जाएगा कि जो ज़्यादा बेटर लगेगी शम्मी कपूर के साथ, तो हम उस एक्ट्रेस को लेंगे। और हुआ ये कि जो एस मुखर्जी वाली एक्ट्रेस थी, उन्हें थोड़ी कोई प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से वो स्क्रीन टेस्ट नहीं दे पाई। तो जो पहली वाली लड़की थी वो एक्चुअल में आशा पारिक थी, उन्हें इस फिल्म में लिया गया। अच्छा, जो दूसरी एक्ट्रेस थी वो थी साधना, वो भी इनके साथ एक आने वाली फिल्म में आई थी। बट एनीवे, आशा पारिक को इस फिल्म में लिया गया। एंड एक और नई चीज़ इस फिल्म में आई, वो थी इस फिल्म की म्यूज़िक डायरेक्टर।
अच्छा, इनकी बड़ी ये खास बात होती थी, ये थोड़ा बदलाव भी क्या करते थे और उसमें कोई हिचक नहीं रखते थे। ओपी नैयर साहब बड़े कमाल के म्यूजिक कंपोजर थे और क्या ज़बरदस्त उन्होंने संगीत दिया था। लेकिन दिल दे के देखो में इन्होंने एक नई म्यूजिक कंपोजर को मौका दिया और म्यूजिक कंपोजर भी फीमेल म्यूजिक कंपोजर। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा शायद पहले कभी लोगों ने उस ज़माने में नहीं सुना था। कहते हैं कि मे बी 30 या 40s में जो भारत की पहली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की पहली फिल्म या यूं कहिए महिला म्यूजिक डायरेक्टर थी, उनका नाम था सरस्वती देवी, लेकिन कोई ज़्यादा उनके बारे में जानता नहीं है। यहाँ पे इन्होंने मौका दिया उषा खन्ना को। हालांकि उषा खन्ना ने काफ़ी सारी फिल्मों का काम धाम किया है, लेकिन जो काम उन्होंने नासिर हुसैन साहब के साथ उनकी पहली फिल्म दिल दे के देखो में किया है वो बड़ा ही कमाल का है और एक से बढ़कर एक इस फिल्म के गाने भी है। फिल्म रिलीज हुई और रिलीज क्या हुई, बॉक्स ऑफिस पे एक बार फिर शमी कपूर का कमाल रहा, फिल्म के संगीत का कमाल रहा और वहीं पे आशा पारेख हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आई और उनका आना क्या था, उसके बाद आने वाले जितनी भी फिल्में थी, आई थिंक 6-7 फिल्मों में आशा पारेख ने उनके साथ काम किया। काम क्या किया, उनका और आशा पारेख का जो रिश्ता था वो पूरी जिंदगी बना। अब उनका एक थोड़ा सा रोमांटिक एंगल है, थोड़ा क्या बहुत सारा है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल इस फिल्म का एक बहुत ही हिट गीत है। हिट गीत क्या है, कहीं पे भी ये गाना बजेगा, आई एम श्योर कि हम सब आप इस पे डांस करने लगेंगे या फिर गुनगुनाने लगेंगे। देखो दिल देख देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। दिल देख देखो दिल देख देखो दिल देख देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। पूछो पूछो परवाने से जरा, धीरे धीरे जलने में कैसा है मजा। पूछो 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 परवाने से जरा, धीरे धीरे जलने में कैसा है मजा। ओ हो तुम भी दिल देख के जल जाना सीखो जी, आहा तुम भी दिल देख के जल जाना सीखो जी। कैसे? दिल तक देखो दिल तक देखो दिल तक देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। समझो 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 दीवाने की ज़बान, प्यार जो ना होता ये जहां। समझो 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 दीवाने की ज़बान, प्यार जो ना होता ये जहां। ओ हो तुम भी दिल देख के ये गाना सीखो जी, हा तुम भी दिल देख के ये गाना सीखो जी। क्या? दिल तक देखो दिल तक देखो दिल तक देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। दिल तक देखो दिल तक देखो दिल तक देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। नासिर हुसैन साहब की पारखी नजरों ने
एक्सपीरियंस ने बहुत सारे लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा कमाल का काम दिया है। आशा पारेख उनमें से एक हैं। आशा पारेख जो कि एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में एक ज़माने में काम करती थी, इस फिल्म के ज़रिए वो एक हीरोइन के रूप में दुनिया के सामने आई। और इवन एक्चुअल में जिस स्क्रीन टेस्ट की हम बातचीत कर रहे हैं वहाँ पे आशा पारेख को रिजेक्ट किया गया था और उनके फेवर में अमिता, जिसका हम थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था, फिल्म थी गूंज उठी शहनाई, जहाँ पे इन्होंने आशा पारेख का स्क्रीन टेस्ट देखा था और कहीं ना कहीं उनके जहन में ये था कि इसके अंदर एक अच्छी एक्ट्रेस है। अनफॉर्चुनेटली ये उस ज़माने में सिर्फ एक असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम धाम किया करते थे, तो उनका कोई इतना चलता नहीं था, लेकिन उनके जहन में था कि एक बहुत कमाल की एक्ट्रेस है। और एक्ट्रेस क्या थी, उसके बाद आने वाली 6 फिल्मों में लगातार आशा पारेख ने इनके साथ काम किया, जिसमें जब प्यार किसी से होता है, फिर वही दिल लाया हूँ, तीसरी मंजिल, बहारों के सपने, प्यार का मौसम और कारवां। यही नहीं बल्कि जो इनकी फिल्में थी, इसके बाद जो फिल्म इन्होंने बनाई फिर वही दिल लाया हूँ, और उसके बाद एक और फिल्म बनाई प्यार का मौसम। नासिर हुसैन की फिल्मों के बारे में एक थोड़ा सा उस ज़माने में ऐसा चल पड़ा, बहुत से लोग तो ये कहते थे कि फिर वही दिल लाया हूँ की कहानी आप बदल के ये क्यों नहीं कहते कि फिर वही कहानी लाया हूँ। अच्छा, इनकी फिल्में जो 4-5 जो भी बॉक्स ऑफिस हिट फिल्में थी, वो कहानी लगभग वैसी थी, हल्का फुल्का इधर उधर थोड़ा तोड़ मरोड़ होता था। बाकी गरीब लड़का है, एक अमीर लड़की है, या फिर अमीर लड़का है तो गरीब लड़की है, और उनके बीच प्यार मोहब्बत होता है। जो भी हीरो, उसमें जो भी एंटी हीरो जो विलन होता है, उसकी मारधाड़ होती है, एंड बड़े अच्छे तरीके से एंड में फिल्म ख़त्म हो जाती है। और लेकिन जो उसकी प्रेजेंटेशन थी और उसका जो संगीत था वो बड़ा कमाल का हुआ करता था। अभी जैसे कुछ एक गीत जो है, इंट्रोडक्शन जो थी वो एक्टर्स की लगभग वैसी ही होती थी, जहाँ शम्मी कपूर को जब लाए गए थे कि जवानिया ये मस्त मस्त बिन पिए, और उसके बाद एक और जब फिल्म बनाई थी जहाँ पे जॉय मुखर्जी को लेके आए कि लाखों हैं निगाह में ज़िंदगी की राह में, फिल्म का नाम था फिर वही दिल लाया हूँ, तो वो लगभग एक जैसा हुआ करता था। लेकिन इनकी फिल्मों की जो प्रेजेंटेशन होती थी, इनकी फिल्मों का जो संगीत होता था, और जिस तरीके से ये लोगों तक अपनी फिल्में लेके आते थे, लोग बाग उन्हें पसंद करते थे। एक बड़े मज़े का किस्सा अपने रणधीर कपूर वो शेयर करते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि एक बार पार्टी के अंदर सभी लोग बैठे थे और पार्टी चल रही थी। जब भी फिल्म की सक्सेस पार्टी होती है तो वहाँ पे इन्होंने उनसे सवाल किया कि अंकल जी आप जो है, आपकी फिल्में हिट तो हो रही है, म्यूजिक बड़ा ज़बरदस्त होता है, लेकिन कहानी आपकी एक सेम जैसी होती है, ऐसा क्यों है? तो वो थोड़ी देर के लिए मुस्कुराए, उन्होंने बोला कि यार एक बात बता मुझको, तुम जब भी मैं तुम्हें पार्टी में बुलाता हूँ तो हमेशा बोलते हो कि बिरयानी ज़रूर बनाना, तुम बिरयानी हमेशा क्यों मांगते हो, कुछ और चीज़ क्यों नहीं मांगते? कहते मुझे बिरयानी अच्छी लगती है। तो भाई कहते लोगों को फिल्में पसंद आती है, लोग जो चाह रहे हैं मैं वैसी ही फिल्में बनाता हूँ, और अब जो लोगों को चाहिए, जहाँ तक मेरा अपना नज़रिया है ज़िंदगी को देखने का, थोड़ा डिफरेंट है, उन्हें जो पसंद आ रहा है तो मैं वो बताता हूँ ना। अगर मैं तुमको कुछ और खिलाऊंगा तो तुम तो नाराज़ हो जाओगे। तो वैसी ही कहानी है कि लोगों को एक नई चीज़ मिल रही है, क्योंकि उससे पहले कुछ और ही हुआ करता था कहानियों में, फिल्मों में। जो गुरदत साहब ने फिल्में बनाई है, अपने कमाल की फिल्में बनाई है, लेकिन उनका एक तरफा ये कि समाज का एक चेहरा जो था वो नज़र आता था। कहीं ना कहीं जो मिस हो रहा था फिल्मों में, मसाला, एंटरटेनमेंट, मजाक, हंसी, उछलना कूदना, मस्त मस्त गाने, थोड़ा वेस्टर्नाइज जो कपड़े वपड़े होते थे, डायलॉग होते थे, वो भी भारत का एक हिस्सा बन चुके था। और उनकी फिल्मों की जो कहानियां हैं, फिल्मों का जो किरदार है, फिल्मों का जो सक्सेस है, वो बढ़ता ही रहा। लाखों है निगाह में, जिंदगी की राह में, सनम हसीन जवान, होठों में गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ हो। लाखों है निगाह में, जिंदगी की राह में, सनम हसीन जवान, होठों में गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ। लट है किसी की जादू का जाल, रंग डाले दिल पे किसी का जमाल। लट है किसी की जादू का जाल, रंग डाले दिल पे किसी का जमाल। तौबा ये निगाहें के रोकती है राहें, तौबा ये निगाहें
के रोकती है राहें देखो, ले लेके तीर कमान। लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवान। होठों में गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ। जानू ना दीवाना मैं दिल का, कौन है ख्यालों की मलिका। जानू ना दीवाना मैं दिल का, कौन है ख्यालों की मलिका। भीगी भीगी रुत की छाँव तले, मान लो कहीं वो आन मिले। भीगी भीगी रुत की छाँव तले, मान लो कहीं वो आन मिले। कैसे पहचानूं के नाम नहीं जानूं, कैसे पहचानूं के नाम नहीं जानूं। किसे ढूंढे मेरे अरमान हो, लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवान। होठों में गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ। कभी कभी वो एक महाजबी डोलती है दिल के पास कहीं। कभी कभी वो एक महाजबी डोलती है दिल के पास कहीं। हैं जो यही बातें तो होंगी मुलाकातें, हैं जो यही बातें तो होंगी मुलाकातें। कभी यहाँ नहीं तो वहाँ है, लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवान। होठों में गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ, लेकिन वो बात कहाँ। नासिर हुसैन साहब की राइटिंग ने जहाँ पे देवानंद साहब की जो इमेज होती थी उसको बिल्कुल बदला था मुनीम जी और पेइंग गेस्ट के जरिए। इस बीच नासिर हुसैन साहब ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी अपने आप से बना ली, नासिर हुसैन फिल्म्स। हालांकि जो उनका रिश्ता रहा था एस मुखर्जी के साथ वो पूरा ज़िंदगी रहा। सुबोध के साथ उनकी बड़ी ज़बरदस्त दोस्ती थी और ये माना जाता था कि दोनों ही जब फिल्में बनाते थे तो उनकी फिल्मों में कहीं ना कहीं वो सुबोध की फिल्मों में नासिर जो है वो एक करैक्टर हुआ करता था। पूरी ज़िंदगी जब भी उन्होंने फिल्म बनाई तो उनकी दोस्ती आपस में हमेशा बरकरार रही थी। ऑब्वियसली दोनों अपने आप में कामयाब फिल्म प्रोड्यूसर थे। और नासिर साहब ने इस बीच देवानंद साहब के साथ भी एक फिल्म की थी। 1961 में फिल्म आई थी जब प्यार किसी से होता है। वो भी बड़ा बॉक्स ऑफिस पे बड़ी मशहूर रही। आपको याद होगा उस फिल्म का एक गाना है, बड़ा मशहूर है, जिया हो जिया कुछ बोल दो। बहुत ही कमाल का वो गाना है। अच्छा, नासिर हुसैन फिल्म्स की अगर हम बातचीत करते हैं तो ये वो समय था जब उन्होंने एक अपना नाम फिल्म इंडस्ट्री में बना लिया था। इनिशियल स्टेज पे जब आए थे तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते थे। जो बड़े प्रोड्यूसर कहा करते थे कि ऐसी कहानी लिखो तो लिख देते थे। धीरे धीरे जब उनका अनारकली के बाद उनको थोड़ी आज़ादी मिली तो उन्होंने फिल्में लिखनी शुरू की। मुनीम जी लिखी, पेइंग गेस्ट लिखी, फिर अपने हिसाब से दिल दे के देखो फिल्म बनाई। और अभी वो जो करना चाहते थे वो करते थे। यहाँ पे उन्हें याद आया कि जब मैं लखनऊ में अपने कॉलेज में पढ़ा करता था तो मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी लिखी थी जो मेरे दिल के बड़े करीब थी। छोटी कहानी थी और उस कहानी के लिए उन्हें प्राइज़ भी मिला था। और जहाँ पे उन्होंने सोचा था कि यार मेरी ये कहानी अगर मैं बड़े पर्दे पे बनाऊंगा तो कैसी लगेगी, तो यहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो समय आ गया है कि मैं ज़रा वो कहानी बनाऊंगा। और ये जो कहानी थी इनकी इन फिल्मों से बिल्कुल हट के वो कहानी थी, कंप्लीटली डिफरेंट कहानी थी। ब्लैक एंड वाइट में उस ज़माने में फिल्में रंगीन बननी शुरू हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि फिल्म तो मैं ब्लैक एंड वाइट में ही बनाऊंगा। और फिल्म का नाम था बहारों के सपने।
हालांकि बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म कुछ ज़्यादा चल नहीं पाई थी, लेकिन जिन लोगों ने इस फिल्म को देखा था या समझा था उनके लिए बड़ी कमाल की ये फिल्म थी। आशा पारेख उनकी फेवरेट एक्ट्रेस इस फिल्म में थी और एक नए लड़के को इन्होंने इस फिल्म में चांस दिया था और वो लड़का बाद में एक बहुत बड़ा सुपरस्टार भी बना था और वो लड़का था राजेश खन्ना। अच्छा, ऐसे में ये जब फिल्म बन रही थी बहारों के सपने, तो एक और फिल्म का भी नासिर हुसैन प्रोडक्शन कंपनी काम कर रही थी और वो फिल्म थी तीसरी मंजिल। अच्छा, तीसरी मंजिल की बड़ी ज़बरदस्त कहानी है, लेकिन उस कहानी से पहले आपको मैं सुनाता हूँ बहारों के सपने का एक बहुत ही बेहतरीन सा गीत, जो कि नासिर हुसैन की जो फिल्में हैं उनसे थोड़ी हटके ये फिल्म थी। गोरी भैया तो पे वार तू, इसलिए तू इतना उदास, सूखे सूखे होंठ, अखियों में प्यास, किस लिए ओ आजा पिया तो है प्यार दूं, ओ गोरी भैया तो पे वार दूं, किस लिए तू इतना उदास, सूखे सूखे होंठ, अखियों में प्यास, किस लिए ओ आजा पिया तो है प्यार दूं, ओ गोरी भैया तो पे वार दूं। जल चुके हैं बदन कई पिया इसी रात में, थके हुए इन हाथों को दे दे मेरे हाथ में, हो सुख मेरा ले ले मैं दुख तेरे ले लूं, सुख मेरा ले ले मैं दुख तेरे ले लूं, मैं भी जीऊं तू भी जिए, हो आजा पिया तो है प्यार दूं, हो गोरी भैया तो पे वार दूं। होने दे रे जो ये जुल्मी है, पथ तेरे गाँव के, पलकों से चुन डालूंगी मैं, कांटे तेरे पाँव के, ओ लट बिखराए चुनरिया बिछाए, लट बिखराए चुनरिया बिछाए, बैठी हूँ मैं तेरे लिए, हो आजा पिया तो है प्यार दूं, हो गोरी भैया तो पे वार दूं, किस लिए तू इतना उदास, सूखे सूखे होंठ, अखियों में प्यास, किस लिए हो आजा पिया तो है प्यार दूं, हो गोरी भैया। अपनी तो जब अखियों से बह चली धार सी, खिल पड़ी वही एक हंसी, पिया तेरे प्यार की, ओ मैं जो नहीं हारी सजन जरा सोचो, मैं जो नहीं हारी सजन जरा सोचो, किस लिए हो आजा पिया तो है प्यार दूं, हो गोरी भैया तो पे वार दूं, किस लिए तू इतना उदास, सूखे सूखे होंठ, अखियों में प्यास, किस लिए हो आजा पिया। फिल्म बहारों के सपने का ये गाना
अच्छा, नासिर हुसैन फिल्म्स में ये पहली बार हुआ था कि एक साथ दो फिल्में बन रही थी, जब ये बहारों के सपने और साथ में बात हुई थी तीसरी मंजिल की। इनिशियली कहानी सारी ये थी कि बहारों के सपने नासिर हुसैन साहब डायरेक्ट करवा रहे थे विजय आनंद से, और खुद वो डायरेक्ट करने जा रहे थे तीसरी मंजिल। दोनों ही फिल्मों की कहानी उन्होंने लिखी थी, डायलॉग्स उन्होंने लिखे थे, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि बहारों के सपने उनके दिल के बड़े करीब थी, ये वो कहानी है जो उन्होंने कॉलेज के ज़माने में लिखी थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये फिल्म मैं खुद डायरेक्ट करूंगा और तीसरी मंजिल जो है उसे डायरेक्ट करेंगे विजय आनंद साहब। देवानंद साहब जो कि नासिर हुसैन के एक पर्सनल फेवरेट एक्टर भी हुआ करते थे, और बहुत बड़े बजट की फिल्म थी। बड़ा इसमें जो नासिर हुसैन फिल्म्स में हुआ करता था, सारी चीज़ों का खास ध्यान रखा गया और ये डिसाइड किया गया कि देवानंद साहब इस फिल्म में काम करेंगे। एक बार फिर प्रोफेशनली कुछ ना कुछ आई थिंक मनमुटाव होता है, एंड देवानंद साहब ने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। अब देवानंद साहब ने इनकार किया तो उनकी दूसरी पसंद एज़ यूजुअल शम्मी कपूर साहब के साथ काफ़ी सारी फिल्में उन्होंने की थी, तो क्योंकि ये ऑलरेडी अनाउंस हो चुका था सारी जगहों की देवानंद साहब तीसरी मंजिल कर रहे हैं, शम्मी कपूर साहब को अप्रोच किया जो कि वो भी बहुत बड़े एक्टर बन चुके थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ये फिल्म तभी करूंगा जब देवानंद साहब अपने आप बोलेंगे कि मैं अपनी मर्जी से ये फिल्म नहीं कर रहा हूँ। प्रोफेशनली हो जाता है, कल को बोलेंगे ये वहाँ पे नहीं गए तो दूसरे एक्टर को वहाँ पे ले जाया गया। अल्टीमेटली वो वही हुआ। देवानंद साहब ने कहा कि मुझे अपनी विल की वजह से या डेट्स की वजह से वॉटेवर, उन्होंने कहा कि मैं फिल्म ये नहीं करूँगा, तो फिर शम्मी कपूर साहब को इस फिल्म में लाया गया। अच्छा, इस फिल्म के संगीत को लेके भी बहुत कुछ था, चर्चा में था, क्योंकि ये फिल्म कुछ इस तरीके की बनी थी, संगीत बड़ा ही अहम था, और शम्मी कपूर साहब जो कि उस ज़माने में फिर अपने आप में बहुत बड़े एक्टर बन चुके थे, वो चाह रहे थे कि इतने बड़े बजट की ये फिल्म है तो इसके लिए कोई बड़ा वो अलग हट के उन्हें कोई म्यूज़िक कंपोज़र चाहिए जो कि जिस तरीके से जो बॉडी का रिदम होता है, डांस होता है, उस तरीके से। और वो चाहते थे कि शंकर सिंह रघुवंशी को इस फिल्म का संगीत जो है वो दिया जाए, लेकिन नासिर हुसैन साहब ने कहा कि नहीं, मैंने एक लड़का देखा है बड़ा कमाल का संगीत बनाता है, उसका नाम है आर डी बर्मन। तो कही कि आप क्या कर रहे हैं, ये इनका संगीत मैंने सुना बड़ा ज़बरदस्त है। कहते आप आइए ज़रा पंचम दा का संगीत तो सुनिए। उस ज़माने में उन्हें पंचम तो बचपन से ही आर डी बर्मन को कहा जाता था, लेकिन ज़्यादा उनके बारे में नहीं जाना जाता था। एस डी बर्मन ऑब्वियसली एक बड़े कमाल के म्यूज़िक कंपोजर उस ज़माने में हुआ करते थे। सो जिस तरीके का वो संगीत बनाते थे, इस फिल्म के संगीत की जो ज़रूरत थी वो थोड़ी हटके थी। अल्टीमेटली शम्मी कपूर और नासिर हुसैन आर डी बर्मन के स्टूडियो में गए और उन्होंने जब पहला गाना सुनाया, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो शम्मी कपूर साहब के पास और कुछ कहने के लिए कुछ नहीं था, और उन्होंने कहा कि नहीं, आर डी बर्मन साहब के साथ ज़रूर इस फिल्म का संगीत बनाएंगे। और संगीत क्या बना, आज भी बहुत सारे रिमिक्सेस गाने बनते हैं, तो फिल्म तीसरी मंजिल के गाने अपने आप में एक कल्ट फिल्म है, बड़े मशहूर है। तीसरी मंजिल के दौरान एक और दुर्घटना ही कहूँगा वो भी हुई थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान शम्मी कपूर साहब की बेगम, उनके वाइफ गीता बाली का देहांत हुआ था, और काफ़ी झटका लगा था शम्मी कपूर साहब को। लगभग 3 महीने तक उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग नहीं की थी, और थोड़ा वो हैवी ड्रिंकिंग भी करते थे, काफ़ी उन्हें दुख हुआ था, काफ़ी दुखी थे। और कहते हैं कि जब वो वापस आए थे इस फिल्म की शूटिंग पे, तो जो पहला गाना उन्होंने शूट किया था वो किया था तुमने मुझे देखा। इस फिल्म का संगीत बड़ा मशहूर हुआ, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कमाल हिट हुई, और अपने आप में आज भी इस फिल्म के गीतों को जब भी कहीं पे भी बजाया जाता है, गुनगुनाया जाता है, तो कदम थोड़ी देर के लिए रुक ही जाते हैं। दीवाना मुझसे नहीं, इस अंबर के नीचे दीवाना मुझसे नहीं, इस अंबर के नीचे आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। दीवाना मुझसे नहीं, इस अंबर के नीचे आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे।
मंजिल, नींद में जैसे चलता है कोई, चलना यूं ही आंखें मीचे, दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। रखती हैं कल पे कल की बातें, हमने भी रख दी हैं कल पे कल की बातें, जीवन का हासिल है पल दो पल की बातें, दो ही घड़ी को साथ रहेगा, करना क्या है तन्हा जी के, दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे, दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे। 1966 में ये फिल्म आई थी तीसरी मंजिल, जिस फिल्म ने आर डी बर्मन को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा म्यूजिक कंपोजर भी बनाया, और उनके जो एक्सपेरिमेंटल संगीत होता था, हटके संगीत होता था, और इसके बाद जितनी भी फिल्में नासिर हुसैन ने बनाई है सभी फिल्मों का संगीत आर डी बर्मन साहब ने दिया। अच्छा, इस फिल्म के दौरान एक और उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा पड़ाव भी आया, जैसे कि मुनीम जी के ज़माने में आया था, वहाँ पे इनकी मुलाकात हुई थी, शादी हुई, और इस फिल्म के दौरान ये बात अब जग जाहिर हो गई। कहीं ना कहीं आशा पारेख, जो कि इनकी फेवरेट एक्ट्रेस हुआ करती थी, इनका आपस में एक दूसरे से प्यार हो गया, और प्यार इस कदर हुआ कि फिल्म तीसरी मंजिल के दौरान ये जग जाहिर भी हो गया। हालांकि आने वाली तकरीबन सारी फिल्मों में आशा पारेख ने उनके साथ काम किया, अंटिल आई थिंक कारवां, जो कि आई थी 1971 में, जिसका एक गाना इतना मशहूर है, आर डी बर्मन ने उसका वो संगीत दिया था, पिया तू अब तो आजा। जहाँ तक आशा पारेख और नासिर हुसैन के मोहब्बत की, प्यार की कहानी है, तो इन अ वे के वो कभी भी अंजाम पे तो नहीं पहुंची। एक दूसरे के जो परिवार थे, एक दूसरे के लिए जो रिस्पेक्ट था, इन सारी चीज़ों को देखते हुए ना तो कभी डिवोर्स हुआ इनका, ना ही कभी शादी हुई, लेकिन ये पूरा ज़िंदगी एक दूसरे के लिए फेथफुल रहे। ये जो इनकी एसोसिएशन थी फिल्म के ज़रिए, और एक समय वो भी आया था जब नासिर हुसैन साहब को लगा कि आशा जी जो है पूरा ज़िंदगी तो एक्ट्रेस नहीं रहेंगी, तो उन्होंने उनको इन्वॉल्व किया था, उनकी प्रोफेशनल एसोसिएशन भी रही, और फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी दोनों ने मिलकर बनाई, और लगभग 21 फिल्मों को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो काफ़ी समय तक इनका आपस में जो था वो रिश्ता रहा, पूरी ज़िंदगी रहा। आशा जी की जो हाल ही में ऑटोबायोग्राफी निकली है, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि नासिर साहब वन एंड ओनली ट्रू लव ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में मैंने सिर्फ एक ही इंसान को प्यार किया है, और वो है नासिर हुसैन। उन्होंने कभी भी ज़िंदगी में शादी नहीं की, हमेशा वो कुंवारी रही, और अभी भी वो कुंवारी है। हालांकि अपने आखिरी दिनों में सन 2002 में जब नासिर हुसैन साहब का देहांत हुआ था, तो एक साल पहले उनकी वाइफ का भी देहांत हुआ था, लेकिन आशा जी कभी उनसे ज़्यादा संपर्क नहीं रखा, सिर्फ टेलीफोन के ज़रिए ही बातचीत होती थी। लेकिन उनका ये जो रिलेशनशिप है, रिश्ता जो है, अपने आप में एक बड़ा अजीबो गरीब रहा है पूरी ज़िंदगी। दोनों एक दूसरे के करीब भी थे और दूर भी थे, कभी मिल नहीं पाए।
देखो देखो वो आ गया। पिया तू अब तो आजा, शोला सा मन दहके आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जाए ऐसे गले लगा जा। Monica, oh my darling, Monica, oh my darling. प्यासे प्यासे इन मेरे लबों के लिए तेरे होठों ने हजार वादे किए, भूलने वाले कोई भी तो कैसे जिए। अरे हाँ अरे हाँ अरे हाँ, ला ला पिया तू अब तो आजा, शोला सा मन दहके आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जाए ऐसे गले लगा जा। Monica, oh my darling. मेरी हालत पे रहे जो तेरा करम, वो बात भी मुझको कबूल है ओ सनम, जिसकी खातिर छू लिए थे मेरे कदम। अरे हाँ अरे हाँ अरे हाँ, अरे ला ला पिया तू अब तो आजा, शोला सा मन दहके आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जाए ऐसे गले लगा जा। Oh Monica, my darling, Monica, oh my darling. नासिर हुसैन साहब की फिल्मों की दुनिया में दोस्तों आज हम आपके साथ घूम फिर रहे हैं। उनकी फिल्मों का जिक्र आज हो रहा है और फिल्में क्या उन्होंने बनाई है, एक से बढ़कर एक फिल्में। प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन्होंने बहुत सारे लोगों को फिल्मों में लेके आए हैं। बहुत सारे नाम मैंने आपको गिनवाए हैं क्योंकि ये खुद कहानियाँ लिखते थे, खुद अपनी फिल्में लिखते थे, लेकिन वहीं पे कभी इन्होंने इस बात में कभी हिचकिचाहट नहीं की कि किसी और को भी कोई मौका दिया जाए। ऐसी ही एक जोड़ी को ये लेके आए थे जिस जोड़ी ने बड़ी कमाल की फिल्म दी थी। उनका नाम है सलीम जावेद। जी हाँ, सलमान खान के जो पिताजी है सलीम साहब और जावेद अख्तर साहब जो कि बड़ी कमाल के राइटर हैं, गाने भी लिखते हैं, कहानियाँ भी लिखते हैं। मिलजुल के इन्होंने कहा कि भाई देखिए, नासिर साहब ने उनको अप्रोच किया कि अब मैं थोड़ा बुजुर्ग हो चला हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें देखनी विकनी पड़ती है, लेकिन मुझे आपकी जो एनर्जी है वो एनर्जी चाहिए। आप आइए हमारे घर पे मिल बैठ के, मेरे जहन में एक स्टोरी है, उस स्टोरी पे काम धाम करेंगे और आप उस फिल्म को लिखिए। फिल्म बनी यादों की बारात। और फिल्म क्या बनी, अपने आप में कहा जाता है कि बॉलीवुड फिल्मों में जो मसाला फिल्मों की शुरुआत थी एक्चुअल में इस फिल्म से शुरू हुई थी। सलीम जावेद ने उसके बाद बड़ी कमाल की बहुत सारी फिल्में लिखी हैं, इंक्लूडिंग दीवार, जंजीर, आपको पता है।
यादों की बारात अपने आप में एक बड़ी जानी मानी फिल्म है और इससे जुड़े खूब सारे किस्से कहानियां भी हैं। इसमें जो कहानी लिखी गई थी अपने आप में बड़ी कमाल की कहानी है। यहाँ से शुरुआत भी हुई थी। बच्चे जो है वो बिछड़ जाते हैं, फिर बाद में आके मिलते हैं। संगीत को लेके इसकी खूब सारी बातें हैं। बड़ा कमाल का इसका संगीत भी बन पड़ा था। एक बार फिर आर डी बर्मन साहब ने संगीत दिया था। यही नहीं बल्कि ये वो समय था क्योंकि आशा पारेख उनकी फेवरेट एक्ट्रेस हुआ करती थी। 1973 में जब ये फिल्म आई थी तो उस ज़माने में आशा जी की उम्र 30 साल की हो चुकी थी और ऐसे में जीनत अमान को इस फिल्म में लाया गया था। आशा जी को एक और रोल दिया गया था जो कि उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं इस रोल को नहीं करूँगी। एंड अल्टीमेटली ये फिल्म बनी और इस फिल्म ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक और अलग से और नए रास्ते पे ला दिया। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। है वफा क्या इस जहां को, एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी,
कहीं बदल ना जाना सनम। ले लिया दिल, हाय मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना बहलाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। फिल्म इंडस्ट्री में नए नए राइटर्स, नए नए एक्टर, नए नए संगीतकार, नए नए एक्ट्रेसेस को लाने में नासिर हुसैन फिल्म्स का बड़ा ज़बरदस्त कमाल का काम है। ऐसे में एक और फिल्म इन्होंने 1973 में 77 में माफ़ी चाहूँगा प्रोड्यूस भी की और डायरेक्ट भी की। और यहाँ पे एक और नए ज़बरदस्त राइटर को लेके आए, इनका नाम था सचिन भौमिक। इनसे एक फ़िल्म लिखवाई और बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म बहुत ही कामयाब हुई सचिन भौमिक की कहानी के लिए। और ज़्यादातर ये फिल्म जानी जाती है आर डी बर्मन के संगीत के लिए। ऋषि कपूर, काजल किरण, तारिक खान, अमजद खान, ओम शिवपुरी, जीनत अमान और टॉम ऑल्टर इस फिल्म में काम कर रहे थे। फिल्म का नाम था हम किसी से कम नहीं। बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने बड़ा धमाल किया था, बड़ा कमाल किया था। और जहाँ तक इस फिल्म का सवाल है, काजल जो कि इस फिल्म में काम कर रही थी, बड़ा वो हिट हुई थी, लेकिन उसके बाद वो कहीं पे नज़र नहीं आई। और ये वो ज़माना भी था जहाँ पे किशोर कुमार फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा छाए हुए थे। मोहम्मद रफ़ी साहब एक ज़माने में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने गायक थे और खूब सारे उनको अवार्ड भी मिलते थे। लेकिन 77 में मोहम्मद रफ़ी साहब कहीं पे थोड़ा सा गुम हो गए थे। लेकिन इस फिल्म का एक गीत है जिस गीत के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था और नेशनल अवार्ड भी मिला था। इस फिल्म के गाने बहुत मशहूर हुए थे, एक से बढ़ के इस फिल्म के गीत हैं। और ऐसा ही एक गीत मैं आपको सुनाता हूं जिसे रफ़ी साहब ने गाया है और उस साल नेशनल अवार्ड भी इसी गीत को मिला था। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा। याद है मुझको तूने कहा था, तुमसे नहीं रूठेंगे कभी। दिल की तरह से हाथ मिले हैं, कैसे भला छूटेंगे कभी। तेरी बाहों में बीती हर शाम, बेवफा ये भी क्या याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा।
जिसने गम लिया प्यार की खातिर, या जिसने प्यार को बेच दिया। नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ? नासिर हुसैन साहब ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी है और इनकी जो पहली फ्लॉप फिल्म आई थी वो आई थी फिल्म हम किसी से कम नहीं के बाद दूसरी फिल्म जो कि 1981 में एक बार फिर ऋषि कपूर साहब के साथ इन्होंने की थी ज़माने को दिखाना है। कहाँ पे इन्होंने शम्मी कपूर को ब्रेक दिया था और कहाँ ये पहुँच गए थे ऋषि कपूर तक। ज़माने को दिखाना है बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ज़्यादा चल नहीं पाई और कहीं ना कहीं ऋषि कपूर साहब अपने आप को मानते हैं कि मैंने इस फिल्म में इतनी गंदी एक्टिंग की थी और वो बड़ा गिल्टी फील करते थे। उसके बाद उन्होंने नासिर हुसैन साहब के साथ फिल्में नहीं की। वो कहते थे कि मुझे बड़ा दुख होता था कि मेरी वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली। इस फिल्म के गाने बड़े चले थे लेकिन ये फिल्म नहीं चल पाई। 1984 में एक और फिल्म इन्होंने बनाई मंजिल मंजिल, वो भी बॉक्स ऑफिस पे नहीं चल पड़ी। 1985 में फिल्म बनाई ज़बरदस्त, वो भी नहीं चली। और ये वो समय था जब उनको रियलाइज़ हुआ कि डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद उन्होंने बहुत कुछ कर लिया है और ये उस समय है जब ये बैटन आगे अपने बेटों को दे। और फिर उन्होंने एक कहानी लिखी और अपने बेटे मंसूर खान से उस फिल्म को डायरेक्ट करवाया। और फिल्म क्या थी? एक बार फिर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जो ट्रेंड चल रहा था उसमें एक बड़ा ज़बरदस्त बदलाव आया। 1988 में उन्होंने फिल्म लिखी कयामत से कयामत तक और अपने नेफ्यू आमिर खान को इस फिल्म में वो लेके आए। एंड आमिर खान को जो हम और आप आज जानते हैं, कहीं ना कहीं फिल्मों में लाने में उनके यहाँ पे नासिर हुसैन साहब का बड़ा ज़बरदस्त हाथ था, उनके चचा थे वो। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़ी हिट हुई और बहुत सारा इसका क्रेडिट जाता है इस फिल्म की कहानी के लिए, स्क्रीन प्ले के लिए, जो कि लिखा था नासिर हुसैन साहब ने। हुआ ये कि 80 के उस दशक में हमारी फिल्मों की लैंग्वेज थोड़ी बदल गई थी, बड़ा उसमें उतार चढ़ाव आ गया था। फिल्म में जो गीत थे वो गीतों का भी एक वो जो मज़ा रहता था नासिर हुसैन साहब की फिल्मों में कहीं पे गुम हो गया था। वो बड़े से अजीबोगरीब सा ज़माना आ गया था। ऐसे में एक साफ़ सुथरी फिल्म आती थी जिसके डायलॉग इतने मीठे हैं, भाषा इतनी अच्छी है। अगर आपको याद होगा, आई एम श्योर कि आपने वो फिल्म देखी है, तो फिल्म की एक्ट्रेस जो है वो मैं नहीं बोलती, हम यहाँ पे जा रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, आप ये कीजिएगा। एक तहजीब उस फिल्म में थी। और जो रोमियो जूलियट की जो कहानी है, एक प्रेमी जोड़े की जो कहानी है, वो इस फिल्म की कहानी थी। हालांकि इस फिल्म का एंड जो था वो बड़ा जो नासिर हुसैन साहब की फिल्मों का हुआ करता वैसा नहीं था, लेकिन अपने आप में ये फिल्म बड़ी कमाल की हिट रही। बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने बड़ा कमाल किया। और यही नहीं बल्कि इसके बाद जो अगली फिल्म इनके बेटे ने डायरेक्ट की, जिन्होंने इनकी कहानी को लिखा था, वो भी बहुत बड़ी फिल्म बनी थी 1992 में, जो जीता वही सिकंदर। और इन्होंने जो आखिरी फिल्म लिखी थी एक बार फिर आमिर खान की ही वो फिल्म थी 1995 में, अकेले हम अकेले तुम। और इसके बाद इन्होंने कोई भी फिल्म नहीं लिखी। नासिर हुसैन साहब की फिल्में अपने आप में बड़ी कमाल की फिल्में हैं। उन फिल्मों का जो संगीत है, संगीत के लिए फिल्में जानी जाती हैं। और आइए मैं एक गाना सुनाता हूँ, नई फिल्मों से तो नहीं लेकिन लिए चलता हूँ एक बार फिर पुरानी गली में, देवानंद साहब के साथ जो इनकी एकमात्र फिल्म थी एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर। फिल्म का नाम था जब प्यार किसी से होता है। जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। ओ जिया जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। तुम एक हसीन हो लाखों में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है। जिया जिया कुछ बोल दो।
जितने तीर चले हो चलने तो जिगर पर झेलेंगे। इन प्यार की उजली राहों पर हम जान की बाजी खेलेंगे। इन दो नैनों के सागर में कोई दिल की नैया डुबोता है। जिया कुछ बोल दो। अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। हाँ, जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। तुम एक हसीन हो लाख में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है। जिया कुछ बोल दो। जलते हो चेहरे से बयां हो जाता है। हर बात पे आहें भरते हो, हर बात पे दिल थर्राता है। जब दिल पे छुरियां चलती हैं, कब चैन से कोई सोता है। जिया कुछ बोल दो। अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। नासिर हुसैन साहब की जो फिल्मों की समझ थी, जिस तरीके से वो फिल्में डायरेक्ट करते थे, जिस तरीके से फिल्मों का वो संगीत चूज करते थे और जिस तरीके से फिल्मों के वो डायलॉग्स लिखते थे, आज भी उसकी वर्सटैलिटी जब हम देखते हैं तो थोड़ा दंग रह जाते हैं। जब इन्होंने फिल्में तकरीबन डायरेक्ट करनी छोड़ दी थी तो उस समय प्रोड्यूस करते थे और जब लिखते थे, अगर आपको याद होगा, अभी जैसे मैंने कयामत से कयामत तक फिल्मों के डायलॉग्स की बातचीत की, बड़ी ज़बरदस्त उसमें तहजीब थी। 1992 में जब जो जीता है वही सिकंदर फिल्म आई थी, तो आपको जान के हैरानी होगी कि उस समय इनकी उम्र जो थी वो लेट 60s में थी। 66 या 67 साल की इनकी उम्र थी। और इन्होंने जब आपको याद होगा वो मॉडल कॉलेज और राजपुर कॉलेज के बॉयज़ और गर्ल्स आपस में बातचीत करते हैं, तो जो डायलॉग्स थे वो किसी 20-21 साल के लड़के ने नहीं लिखे थे या 25 साल की 24 साल की लड़की ने नहीं लिखे थे, बल्कि लिखे थे एक 60 साल से भी ऊपर उम्र के बुजुर्ग नासिर हुसैन साहब ने। और क्या वो ज़बरदस्त फिल्म चली थी। अब जो जीता है वही सिकंदर, आप जानते ही होंगे। बहुत सारे वो एक्सपेरिमेंट करते थे, हम किसी से कम नहीं कहा। जब वो संगीत उन्होंने R.D. बर्मन को बताया कि मुझे कैसा संगीत चाहिए, तो बताया कि वो कहीं ओवरसीज शूटिंग में गए थे और ओवरसीज किसी क्लब में वो बैठे हुए कुछ वेस्टर्न अलग अलग तरीके का म्यूज़िक उन्होंने संगीत सुना था, तो R.D. बर्मन को आके बताया गया कि मुझे ऐसा ऐसा संगीत चाहिए। बड़ा कमाल का वो संगीत बना था। देवानंद साहब की पूरी पर्सनैलिटी को उन्होंने चेंज कर दिया था। इनकी जो इमेज हुआ करती थी मुनीम जी और पेइंग गेस्ट से पहले, वो बदल गई। आज जिस देवानंद को हम जानते हैं, उनका पर्दे पे किरदार उभारने में नासिर हुसैन का बड़ा ज़बरदस्त हाथ है। शम्मी कपूर साहब, इनका तो कम्प्लीटली एक यू टर्न इनके पूरी ज़िंदगी में इन्होंने किया था। आशा पारिक का जो चुलबुलापन था, बहुत सारी उन्हें फिल्में मिली। एक बार वो रिजेक्टेड हीरोइन थी जिनको वो फिल्मों में लेके आए थे। यही नहीं बल्कि उनकी फिल्मों की कहानियां भी, अक्सर जाना जाता है कि बड़ा लाइट इनकी फिल्में होती है, लेकिन उन लाइट तरीके से ये बड़ी गहरी गहरी बातें भी कहते थे। बहारों के सपने एक एक्सेप्शन है। इसके साथ साथ इन्होंने एक और बड़ी कमाल की फिल्म बनाई थी। फिल्म का नाम था कारवां। और वो फिल्म क्या थी? फिल्म थी सिर्फ एक गाड़ी जो है वो चलती जा रही है शुरू से लेकर आखिर तक। ये उनके स्क्रीन प्ले का कमाल था और उनके गीतों का कमाल था कि वो फिल्म बहुत ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पे चली थी। हम तो हैं राही दिल के, पहुंचेंगे रुकते चलते, मंजिल है किसको प्यारी हो। अरे हम तो हैं मन के राजा, राजा की चली सवारी। अरे हो सुनो जरा, हम तो हैं राही दिल के, पहुंचेंगे रुकते चलते रे। टिरिडिरिडिरिडी टुरुडुरुडुरुडु
हम वो अलबेले हैं, सारी दुनिया झेले हैं, अपने तो सबने लाखों बस कहने को अकेले हैं। अरे सबका बोझा लेके चलती है अपनी लारी, अरे हो सुनो जरा, हम तो हैं राही दिल के, पहुंचेंगे रुकते चलते रे। चलते जाएं, सबका ही दिल अपनाए, जब रोए कोई दूजा नैना अपने छलक आए, प्यारे काम आएगी सुन ताजा बात हमारी, और हो सुनो जरा, हम तो हैं राही दिल के, पहुंचेंगे रुकते चलते रे। नासिर हुसैन साहब ने एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं और 1996 में उनको स्पेशल फिल्म फेयर अवार्ड में मिला था उनका कंट्रीब्यूशन जो हिंदी सिनेमा के लिए रहा। सन 2001 में उनकी वाइफ का देहांत हुआ। आशा पारिख जो कि अब उनसे मुलाकात नहीं करती थी और इस हादसे के बाद में उनसे मिलने नहीं आई, ना ही कोई शादी का प्रपोजल रखा गया। उनके बीच में ये जो एक साइलेंट रिश्ता था वो बिल्कुल बरकरार रहा। हालांकि टेलीफोन के ज़रिए वो उनसे बातचीत करती थी। 13 मार्च 2002 नासिर हुसैन साहब इस दुनिया से हमें छोड़ के चले गए और पीछे छोड़ गए हैं अपनी फिल्मों का एक बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास, ऐसा इतिहास जिसने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बिल्कुल बदल के रख दिया। वो ज़माना जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जो हमारे एक्टर्स हुआ करते थे, अगर हम संगीत की बातचीत करते हैं तो तानसेन, बैजू बावरा ऐसी खूब सारी फिल्में बनी, लेकिन शम्मी कपूर के साथ ये एक वेस्टर्नल म्यूज़िकल हीरो को लेके आए और उसके बाद बहुत सारी फिल्में बनी। दिल दे के देखो के बाद चाइना टाउन, किस्मत, कर्ज, हाल ही में रॉक स्टार। और हमारी फिल्मों में जो एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग था, वो चीज़ ये फिल्मों में लेके आए थे। नासिर हुसैन की फिल्में अपने आप में बड़ी कमाल की फिल्में हैं। संगीत उन फिल्मों का ऐसा है कि जब तक हिंदी फिल्म इतिहास रहेगा तब तक उन फिल्मों का संगीत रहेगा और जिस तरीके की फिल्में वो बनाते थे आज भी कहीं ना कहीं उन फिल्मों की जो खासियत है आज की फिल्मों में वो भी नज़र आती है। दोस्तों, इसी के साथ स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक समय हुआ जा रहा है कि हम ले आपसे इजाज़त। फिर किसी दिन आपको उन पुरानी गलियों में ले चलेंगे और हमें वहाँ पे क्या मिलेगा ये आपको हम उसी दिन बताएंगे। आपने हमारा साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। एंड एक बहुत ही हिट सॉन्ग नासिर हुसैन साहब की फिल्म का आपके लिए छोड़े जाता हूँ। नमस्कार। हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजान